हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 से जो महत्वपूर्ण केस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की और ये बहुत महत्वपूर्ण रहे और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहे पूरे साल भर। तो इनको हम देखेंगे कि क्या किस प्रकार के निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, क्योंकि ये पीसीएसजी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 केस जो लॉ वाले पेपर में हैं उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। और पहले भी पूछा, अगर आप 18 वाला पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी 5-6 केस इस तरह से पूछे गए थे जो कि करंट के थे उस तत्काल में। तो आप इन सारे जो केस लॉ हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको समझिएगा और इसी तरह के और भी वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या किस तरह के मामले थे। तो इसमें जो पहला केस है, बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2022। तो यह जो केस था, इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सेक्स वर्कर को अधिकारों को लेके एक प्रश्न उसके सामने था कि क्या इनका जो पेशा है यह जो है हमारे समाज के अनुरूप है या नहीं है। तो किस तरह से इनको क्या हटाया जा सकता है समाज के बीच से या इनको रखना चाहिए। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो पेशा है यह एक मान्य पेशा है, अर्थात सेक्स वर्क को एक मान्यता प्रदान कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में। और इसमें कहा कि यह पेशे के बावजूद इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, अर्थात वह ऐसा जीवन जी सकता है जिसमें वह सम्मानपूर्वक महसूस करता हो, जहां वह सम्मान अपने आप को प्राप्त करता हो। तो आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और कहा कि सेक्स वर्क की सहमति देने वाला जो व्यवसायी है या जो पेशेवर है व्यक्ति है, वह कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं। और न्यायालय ने UIDAI अर्थात जो पहचान है, जो आधार कार्ड जारी करता है, पहचान प्राधिकरण जो है, को एक प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर को आधार कार्ड जारी करने और संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए और जो है निर्देश दिया कि सेक्स वर्कर के संबंध में पुनर्वास के जो उपाय हैं वह अपनाए जाएं। और इसमें जो कुछ गाइडलाइन जारी की सर्वोच्च न्यायालय ने, तो देखते हैं कि क्या इसमें निर्देश दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी वेश्यालय पर छापा पड़ता है तो वहां संबंधित यौन कर्मियों को गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें परेशान या पीड़ित प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को सभी यौन कर्मियों के साथ गरिमापूर्वक अर्थात सम्मानपूर्वक जो है उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की, चाहे मौखिक हो, शारीरिक हो या इस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें किसी भी प्रकार से यौन गतिविधि के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये उसमें कहा कि उनके ऊपर मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार तो नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही यौन जो उत्पीड़न उनका किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उनके ऊपर छापेमारी वगैरह इस टाइप की कार्यवाही की जा रही है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब उनकी गिरफ्तारी की जाती है या छापे मारे जाते हैं और बचाव कार्य किए जाते हैं तो उस दौरान यौनकर्मी जो हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, उनकी पहचान को न तो प्रकाशित किया जाना चाहिए और न ही प्रसारित किया जाना चाहिए। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके संबंध में जो है नियम बनाए। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यौनकर्मी जो हैं अपने स्वास्थ्य को और सुरक्षा के लिए जो कुछ उपाय करते हैं, जैसे कंडोम का यूज करते हैं या अन्य कोई उपाय करते हैं, तो इसका जो है उन्हें अपराध नहीं मानना चाहिए और न ही अपराध हो जाने की स्थिति में इन चीज़ों को साक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो निर्णय है यह देते हुए आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों सरकारें अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यौन कर्मियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए समय समय पर जो है कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। नेक्स्ट केस देखते हैं कि जनहित अभियान बनाम भारत संघ। यह 2022 का केस है और इसमें जो है भारतीय संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत EWS या आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है 10%, तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी इस केस में। तो इस केस का निर्धारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 103वां जो संविधान संशोधन है वह वैध है
और इसमें एक टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें कहा कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पिछड़ा है, तो उसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो है आरक्षण का व्यवस्था किया जा सकता है, उसको आरक्षण दिया जा सकता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें सामान्य श्रेणी के आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन प्रदान किया गया था, तो इसे इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के मूलभूत ढांचा और अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार की प्रावधान करता है, तो इसका जो है यह उल्लंघन करता है, यह EWS रिजर्वेशन। और इस संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि इंदिरा साहनी का जो केस आया था 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% की आरक्षण की सीमा तय की थी और यह कहा था कि जो रिजर्वेशन का जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर को भी, इसे भी आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था। तो 5 जजों की पीठ के द्वारा 3-2 के अनुपात से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 103वां जो संविधान संशोधन है यह पूरी तरह से संवैधानिक है और मान्य है। इसमें 3 जजों ने इसके पक्ष में जजमेंट दिया था, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला। लेकिन इसमें जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो थे उस समय के जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट, इन्होंने इसके विपक्ष में निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि यह रिजर्वेशन संवैधानिक तो है, लेकिन इससे जो है वर्ग विभाजन बढ़ेगा और इसका जो 50% के बाद का जो है रिजर्वेशन और की जो सीमा है ये पार कर दिया गया है। अब इसके तहत सरकारें जो हैं अपने यहाँ चुनाव को देखते हुए अपने जो वो क्लास हैं जो पिछड़े वर्ग हैं या SC ST हैं या और भी क्लास हैं, तो उनके तहत वो अपनी आरक्षण को सीमा को और भी बढ़ा सकती हैं, जिसका जो है उदाहरण हमको देखने को मिलता है झारखंड में, जहाँ पे लगभग 70% सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो इसी बात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यू ललित और जस्टिस भट्ट ने इसके फैसले में अपनी असहमति जाहिर की थी। नेक्स्ट केस देखते हैं, SG बोमबाटकेरे बनाम भारत संघ 2022 का जो केस है। यह भी केस बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें जो है धारा 124 जो IPC की है, 124A, जो कि राजद्रोह के अपराध का जो है परिभाषित करती है, उसका सृजन करती है। तो इसके जो है बारे में जजमेंट देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की हैं। तो देखते हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि IPC की धारा 124A जो है वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और इसका उद्देश्य जो है उस समय के लिए था जब हमारा देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था, उस समय का यह प्रावधान है और यह आज के परिवेश के अनुरूप नहीं रह गया है। अब देखते हैं कि 124 के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो IPC की धारा 124A जो है यह राजद्रोह के अपराध और सज़ा को परिभाषित और जो यह केस है, इस केस में इस प्रावधान को चुनौती दी गई थी कि यह जो भाषण है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको कम करता है और जिस देश से यह कानून लिया गया था, अर्थात यह ब्रिटेन से लिया गया था, तो ब्रिटेन में आज की डेट में यह कानून खुद ही अपने यहाँ समाप्त कर चुका है, लेकिन ब्रिटेन से हमने लिया और हमारे यहाँ आज भी यह लागू हो रहा है और इसके तहत व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाते हुए उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, जबकि हम जिससे लिए थे, जिससे यह कानून अपनाए थे, उसने अपने यहाँ खुद ही इसे समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट ने इसका नोटिस सरकार को भेजा कि जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि उसे IPC की धारा 124A के प्रावधान की फिर से जांच करने और फिर से विचार करने का फैसला किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया कि आप इस पर फिर से विचार करें, तो इस मामले में कुछ गाइडलाइन भी जारी किया सर्वोच्च न्यायालय ने और आगे कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें IPC की धारा 124A के तहत कोई भी FIR दर्ज करने से बचें, अर्थात ऐसा जो है कोई FIR अभी दर्ज न करें। इसके अलावा अन्वेषण एजेंसी को IPC की धारा 124A के तहत कोई भी जांच जारी नहीं रखनी चाहिए या कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि कानून का यह प्रावधान विचाराधीन है। तो यह जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको जो है निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कथन किया
आगे कहा कि यदि आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो जो पीड़ित पक्षकार है उसको उचित राहत देने के लिए संबंधित न्यायालयों से संपर्क करना चाहिए। वह संबंधित न्यायालय में जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और आईपीसी की धारा 124A के तहत तय किए गए आरोप के संबंध में लंबित सभी जो विचारण हैं, अपील हैं और अन्य कार्यवाहियाँ हैं उनको स्थगित कर दिया जाए। नेक्स्ट केस है झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय और पांडव राय। तो यह जो केस है यह 2022 का है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्री में भी बहुत ज़्यादा संभावना है इसके पूछे जाने की और मेंस में भी इससे संबंधित, इससे कोरिलेट करते हुए कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनके फैक्ट को और उसके डिसीजन को अच्छे से जानते रहिएगा। और यह जो केस है यह 2 फिंगर टेस्ट का है, जबकि रेप के मामले में जो पीड़िता होती है उसका जो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है, तो इसी के ऊपर यह डिसीजन है। और यह जो है आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या फैक्ट थे। तो इसका नाम है झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय और पांडव राय। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाया है, इस टेस्ट पर रोक लगा दिया है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसके बजाय उन महिलाओं को फिर से पीड़ित और आघात पहुंचता है। अर्थात जिस महिला का एक बार जो है सेक्सुअल हरासमेंट हो चुका है, उनका रेप किया गया है, तो ऐसी स्थिति में 2 फिंगर से टेस्ट करके कि उनके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक तरह से उनके साथ दोबारा रेप है, ये उनके ऊपर फिर से जो है आघात है। तो इसलिए इस टेस्ट को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। और इस मामले में पीड़िता का जो 2 फिंगर टेस्ट किया गया था ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जो एक निर्णय आया था सन 2013 में लीलू बनाम हरियाणा राज्य का, इस मामले को दोहराया और कहा कि 2 फिंगर टेस्ट महिलाओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी जो परीक्षण है अभी भी किया जा रहा था। इस मामले में जो लीलू बनाम हरियाणा राज्य का 2013 का मामला है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित किया था, लेकिन इसका जो इसे बंद नहीं किया गया था और यह परीक्षण अभी भी जारी था। और इसलिए वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई यौन उत्पीड़न पीड़िता पर 2 फिंगर टेस्ट करता है और तो इसे कदाचार का अपराध माना जाएगा और उसे संबंधित विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह टेस्ट इस गलत धारणा पर आधारित है कि यह एक जो यौन सक्रिय महिला है उसका बलात्कार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है, वो विवाहिता है या कुछ मतलब रिलेशन में रहती है और वह सेक्सुअली एक्टिव है और उसके साथ रेप किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह कैसे पता लगाया जा सकता है 2 फिंगर टेस्ट के द्वारा कि उसके साथ रेप किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसलिए यह एक बहुत ही गलत धारणा पर आधारित टेस्ट है और इसको तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह एक पुरुषवादी सोच है। इसके अनुसार जब एक महिला कहती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है तो उसके ऊपर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जाता क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है और ऐसी स्थिति में उसके साथ 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। एक्स बनाम प्रधान सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण NCT दिल्ली सरकार 2022। तो दोस्तों यह केस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दिया है कि अविवाहित महिलाएं जो हैं अगर वो भी चाहें तो अपना गर्भपात करा सकती हैं। तो इस मामले के फैक्ट देखते हैं। तो इसमें अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देना के मामले में इसमें जो है मेन मुद्दा था। तो इसमें एक 25 वर्षीय जो अविवाहित महिला जो कि सहमति से बने रिश्ते के कारण 23 सप्ताह की गर्भवती थी और वह गर्भ को समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जो है अनुमति मांगने के लिए जाती है। तो वहाँ पे दिल्ली उच्च न्यायालय यह कहते हुए इनकार कर देता है कि जो कानून है वह 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की इजाज़त नहीं देता है और न्यायालय जो है वह कानून से ऊपर नहीं है। और फिर वह महिला जो है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में बेहद संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और MTP अर्थात गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम जो 1971 का अधिनियम है, इसमें 2021 में जो संशोधन किया गया था और संशोधन करके जो 24 सप्ताह तक का गर्भ है उसको
समाप्त करने की अनुमति दी गई है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संशोधन पर विचार नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला वाक्यांश को अब कोई भी महिला से बदल दिया गया है। अर्थात इस 2021 का जो संशोधन है, इससे पहले महिला के अंतर्गत केवल विवाहित महिला ही आती थी, लेकिन अब इस संशोधन के बाद महिला के अंतर्गत कोई भी महिला है और पति शब्द को हटाकर उसके बाद स्थान पर साथी शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि सभी जो महिलाएं हैं सुरक्षित और कानूनी जो है गर्भपात की हकदार हैं और विवाहित महिलाओं को भी एमटीपी नियमों के तहत नियम 3B के दायरे से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें जो है न्यायालय यह कहता है कि जो अविवाहित स्त्री है वह भी गर्भपात कराने का उसी तरह से अधिकारी है जिस प्रकार से एक विवाहिता स्त्री होती है। यह हिजाब से संबंधित है। जो कर्नाटक में हिजाब का मामला था, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय में हिजाब के ऊपर बैन लगाया गया था। तो जो लड़कियाँ थी वह कर्नाटक हाई कोर्ट जाती हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वह हिजाब पर बैन को लीगल मानता है कि ये जो बैन लगाया गया है वह सही है। तो उसके बाद इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले को सुना जाता है और जस्टिस सुधांशु धुलिया उच्च न्यायालय के फैसले को गलत मानते हैं और उनका यह निर्णय रहता है कि जो लड़कियों का हिजाब का जो मुद्दा है यह उनकी पसंद का मामला है और अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25(a)(1) के अंतर्गत यह उनके पसंद की बात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इससे कम भी कुछ नहीं है। अर्थात इसको बेवजह का तूल नहीं दिया जाना चाहिए और हिजाब पहनना या न पहनना किसी जो लड़की है या छात्रा है उसका प्राइवेट मामला है। इस मामले में कर्नाटक के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया था क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 और उसके तहत कॉलेज में छात्राओं का हिजाब पहन कराने से रोक लगाने के लिए एक आदेश पारित किया गया था। तो इसी आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहाँ पर 3 जजों की पीठ ने उस प्रतिबंध को बरकरार रखा था और इसी निर्णय को जो पर्सनल लॉ बोर्ड है मुस्लिम का, उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता, इन 2 लोगों की जो है खंडपीठ ने इसको सुना था और इसमें जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की और प्रतिबंध को बरकरार रखा था। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति धुलिया ने इसके विपरीत फैसला सुनाया और प्रतिबंध को चुनौती देने वालों के पक्ष में फैसला दिया। तो यहाँ पे 1:1 से यह फैसला विभाजित रहा। जहाँ जस्टिस गुप्ता ने इस प्रतिबंध को वैध ठहराया था, वहीं जस्टिस धुलिया ने यह कहा कि जो हिजाब का मामला है वो लड़कियों के उनकी पसंद का मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैकब पुलियल बनाम भारत संघ 2022, तो ये भी एक महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसको प्री में पूरी संभावना है कि ये पूछा जा सकता है और इसमें जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यही जो डिसीजन है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। इस केस में न्यायालय ने पाया कि भारत की जो टीकाकरण की नीति है वह अनुचित और मनमानेपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और सत्येंद्र कुमार बनाम CBI 2022 का केस, यह इम्पॉर्टेंट केस है और यह CRPC के अंतर्गत जमानत देने के लिए इसमें दिशा निर्देश जारी किया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी कानून से निपटने के दौरान ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाभ देने वाली एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अदालत द्वारा निभाई जाने वाली एक भूमिका है। तो यह एक स्टेटमेंट उसमें दिया गया था और इसमें मुख्य रूप से CRPC की धारा 170 की गलत व्याख्या के कारण जमानत मांगने वालों की जो बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। CRPC की धारा 41 और 41(a) के अनुपालन पर न्यायालयों को स्वयं को संतुष्ट करना होगा और कोई भी गैर अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बना देगा। अर्थात जब CRPC की धारा 41 और 41(a) का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आरोपी है वह जमानत पाने का हकदार हो जाएगा।
आगे कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत याचिका अनिवार्य रूप से दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आगे उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों की जांच करने और उनकी रिहाई की सुविधा के लिए संहिता की धारा 440 के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है और जमानत आवेदनों को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जमानत को या जमानत के आवेदन को कितने अवधि के भीतर निपटाने के लिए जो है गाइडलाइन जारी किया है या निर्देश दिया है। तो इसे उसने निर्देश दिया है कि जमानत का जब आवेदन दिया जाता है तो आवेदन दिए जाने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर उसको निपटाया जाना चाहिए, और अगर अग्रिम जमानत के लिए कोई आवेदन दिया जाता है तो उसे 6 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है अरुणाचल गाउंडर बनाम पोन्नू स्वामी। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसमें यह निर्णय दिया गया कि एक हिंदू बेटी का अपनी पिता की जो स्वअर्जित संपत्ति है उसमें उत्तराधिकार का हक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद उनकी स्व अर्जित संपत्ति या सामूहिक संपत्ति के विभाजन में जो है हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। नेक्स्ट है विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 का केस। तो इसमें जो है न्यायालय ने धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है तो उस अधिनियम के तहत ईडी को प्रदत्त शक्तियों की वैधता को बरकरार रखा है। इसमें जो है कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक जघन्य अपराध है और जो न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है बल्कि जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि को यह बढ़ावा देता है मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट है भारत संघ बनाम अलपन बंदोपाध्याय। तो यह केस जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक ट्रिब्यूनल के किसी फैसले की जांच केवल उस हाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है जिसके पास उस ट्रिब्यूनल पर जो है क्षेत्राधिकार है, अर्थात जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है उसी हाई कोर्ट के द्वारा उस ट्रिब्यूनल के किसी फैसले की जाँच की जा सकती है, अन्य के द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट केस है नील ओरेलियो बनाम भारत संघ 2022 का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) जो है यह अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं है बल्कि ये उनके सिद्धांत का पुनर्कथन है, अर्थात यह जो है जो 15(1) में जो सिद्धांत दिया गया है उसी का विस्तार है 15(4) और 15(5), न कि उसका अपवाद है। तो 15 का खंड 5 जो है यह ओबीसी जो वर्ग है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। विधानसभा के सदस्य को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसा जो निलंबन है वह निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सज़ा के समान होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति निर्वाचित होकर आया है उस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा में नहीं रह जाता है और जिसके कारण उस क्षेत्र का जो विकास कार्य है वह प्रभावित होता है। जो इसलिए जब ऐसा निष्कासन या निलंबन किया जाता है तो उसके दौरान जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट केस है मणिपुर राज्य और अन्य बनाम वी सूरज कुमार ओकराम व अन्य 2022 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो विधायिका है एक ऐसे कानून को सजीव नहीं बना सकती है, अर्थात ऐसे कानून में जान नहीं डाल सकती है जो कि एक असंवैधानिक है, अर्थात सेविंग क्लाज बना करके परंतुक लगा करके किसी ऐसे कानून को सजीव नहीं बनाया जा सकता या उसको लीगल नहीं बनाया जा सकता कि जो कि खुद ही एक असंवैधानिक कानून है। से इस वीडियो में हमने जो लेटेस्ट केस हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं उनको हमने देखा है और आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, इन केस को स्टडी करिएगा और इसके बारे में आपको प्री में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और भी वीडियो ताकि आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।